Welcome to Infinity IQ Plus. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप? चलिए चलते हैं हम 10th क्लास की सोशल साइंस पढ़ने के लिए। ओके, देखो बेटा जी, अभी तक आपने क्या पढ़ा? 9th क्लास में हमने सोशल साइंस के 4 पार्ट पढ़े। ऐसे ही हम 10th क्लास में सोशल साइंस के कुछ 4 पार्ट्स पढ़ेंगे सोशल साइंस में। ओके, 10th क्लास में। अब देखिए बेटा, आपने 9th क्लास में भी सोशल साइंस पढ़ी। ओके, अब हम 10th में भी पढ़ने जा रहे हैं, बट थोड़ा सा डिफरेंस नजर आएगा हमें इसमें। ओके, हम क्या देखेंगे? सबसे पहले हम चल रहे हैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ने के लिए, जो हमारे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 है पावर शेयरिंग। ओके, हमने अपनी सोसाइटी में बेटा जी पावर शेयरिंग के बारे में काफी बार वर्ड सुना होगा आपने कि भाई पावर को बांटना चाहिए। जरूरी नहीं है हमने ये चीज सिर्फ गवर्नमेंट के लिए पढ़ी हो, हमने ये चीज सुनी होगी बेटा अपनी सोसाइटी में भी, अपने घर में भी, कि भाई ठीक है आपका ये काम है आप ये करिए, आपका ये काम है आप ये करिए। ठीक है, हम साथ साथ में स्कूल में भी ये देखते हैं, जैसे आपका एनुअल डे वगैरह होता है, तो बेटा उसमें क्या करते हैं? एनुअल डे में आपकी फेयरवेल पार्टी होती है किसी की, तो उसमें क्या करते हैं? पावर को डिवाइड कर देते हैं। हमारे प्रिंसिपल मैम है सर, क्या करते हैं? पावर्स दे देते हैं कि भाई इंचार्ज कौन रहेगा, ठीक है ना, फूड मैनेजमेंट किसके पास जा रहा है, स्टेज कौन देखेगा, ये सारी इसी को कहते हैं पावर को शेयर करना। अब हम चलते हैं चैप्टर पर, जो कि हमारा फर्स्ट चैप्टर है पावर शेयरिंग का, जिसमें हमें ये बताया जाएगा कि बेल्जियम और श्रीलंका के एग्जाम्पल के थ्रू हमें एक्सप्लेन किया जाएगा कि कैसे किसी भी सोसाइटी में पावर को शेयर करना जरूरी होता है। होपफुली आपको बेटा जी चैप्टर समझ में आएगा। हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू ही समझेंगे, जैसा कि एनसीईआरटी में प्रिपेयर किया गया है। हमारी सारी एक्सप्लेनेशन बेटा जी एनसीईआरटी पे बेस्ड रहेगी। थोड़ा बहुत टच अगर बीच में करंट का हमें लगेगा तो हम उसे ऐड करेंगे, नहीं तो हम क्या करेंगे? हम सीधा इसमें समझने चलेंगे जैसा हमारे एनसीईआरटी ने दे रखा है, क्योंकि हम उसी के एग्जाम्पल लेंगे जिसका मेनली हमारी एनसीईआरटी देती है। ठीक है, चलिए सबसे पहले बेटा जी हमें ये बताया जा रहा है कि पावर को शेयर करना जरूरी क्यों होता है। अगर पावर शेयर नहीं करेंगे तो क्या होगा, या उन कंट्रीज में क्या हुआ जिन्होंने पावर को शेयर नहीं करा, या वो कंट्रीज जिन्होंने पावर शेयर किया उनके साथ क्या हुआ, और इससे इंडिया को क्या सीख लेनी चाहिए, या फिर हमने इस चीज के लिए हमने वर्ल्ड में कुछ एग्जांपल्स देखे कि भाई श्रीलंका का क्या हुआ, बेल्जियम का क्या हुआ, तो उससे इंडिया बहुत कुछ सीखता है। दैट्स वाई आपको पढ़ाया जा रहा है। कुछ बच्चे कहते हैं मैम हम तो इंडिया में रह रहे हैं, हम क्यों पढ़े बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में? बेटा जी देखो, कई बार क्या होता है ना, हमें लर्निंग करनी है, हमें क्या है, हम सीखना है। जैसे हम भी आपको पढ़ाने के लिए पहले खुद स्टडी करते हैं, इसी तरीके से हमारी गवर्नमेंट भी तो दूसरी चीजों को देखे, दूसरे देशों को देखेगी एक बार क्या करने के लिए, हमारे देश को अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए। ओके, अब बेटा जी सबसे पहले आपको एग्जाम्पल दिया जा रहा है बेल्जियम का, जो कि बेटा एक यूरोपियन कंट्री है। बेल्जियम बहुत छोटी सी कंट्री है, ठीक है, लगा लीजिए इंडिया के स्टेट हरियाणा से भी छोटी मान सकते हो आप इसे। हमारे आपको यहाँ पे कंपैरिजन किया जाएगा, हरियाणा और एक स्टेट है और बेल्जियम एक कंट्री है। ठीक है, हरियाणा एक स्टेट है इंडिया का और बेल्जियम एक कंट्री है, कहाँ की बेटा? यूरोप की। उसका एग्जाम्पल दिया जा रहा है। सबसे पहले चल रहे हैं बेल्जियम का ज्योग्राफिकल कॉम्पोजिशन जानने के लिए। ज्योग्राफिकल कॉम्पोजिशन किसे कहते हैं? देखिए बेटा जी, ज्योग्राफिकल कॉम्पोजिशन का मतलब होता है जब भी किसी कंट्री की हम पॉपुलेशन के बारे में पता करें, हम उसके एरिया के बारे में पता करें, हम उसके क्या कहते हैं नेबरिंग कंट्रीज के बारे में पता करें, उसको कहते हैं भौगोलिक स्थिति या फिर ज्योग्राफिकल कॉम्पोजिशन। कुछ बच्चे हमारे साथ शायद हिंदी मीडियम के भी होंगे, तो इसलिए बेटा जी मैं टर्म जो यूज करूंगी वो कोशिश करूंगी कि दोनों लैंग्वेज में यूज कर सकूं। ओके, वैसे आपके लिए एक अलग से वीडियो हम हिंदी मीडियम की भी बनाएंगे। हाँ जी, तो ज्योग्राफिकल कॉम्पोजिशन बेटा जी, तो इसका मतलब होता है जब ज्योग्राफी पता लगे किसी एरिया की। ज्योग्राफी जैसे आपने 9th क्लास में पढ़ा, पहाड़ पर्वत मैदान नदियां ड्रेनेज सिस्टम, ये सारी चीजें। तो यहाँ पे आपको बेल्जियम को बहुत ज्यादा ज्योग्राफिकल तो नहीं बताएंगे, क्योंकि ये पॉलिटिकल साइंस है, तो इसमें ज्योग्राफी का बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे हैं, पॉलिटिक्स पे ही आएंगे। सबसे पहले कि ये क्या है, यूरोप की एक बहुत छोटी सी कंट्री है, स्मॉलर इन एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा। मैंने जैसे आपको बताया था हरियाणा स्टेट से भी छोटी है। ओके, इसकी बेटा जी जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, आपको यहाँ पे एक छोटा सा रफली ड्रॉ बना के एक तरह से थोड़ा मैप बताने की कोशिश की गई है। नेबरिंग कंट्रीज में आते हैं बेटा बेल्जियम की जर्मनी, ठीक है, नीदरलैंड, आपका फ्रांस। अगर आप अपने मैप में देखो तो आपको अच्छे से शो हो जाएगा।
ठीक है। साथ में बेटा जी जो यहाँ की पॉपुलेशन है ना, सोचो लगभग लगभग आपके अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 1 करोड़ दे रखी है। ठीक है, यानी कि हरियाणा की पॉपुलेशन से समझ लो आधी। सोचो जरा, हरियाणा स्टेट है, बेल्जियम कंट्री है, उसकी पॉपुलेशन हमसे आधी है। अब इसको पॉजिटिव वे में ले, नेगेटिव वे में ले, वो सब बात बाद में करेंगे। फिलहाल हम ये याद कर रहे हैं कि बेल्जियम के जो पॉपुलेशन है वो हरियाणा से भी कम है। आप इस तरीके से याद करेंगे। ओके, चलिए बेटा जी। हाँ, अब बेटा जी हम चल रहे हैं क्या जानने के लिए, हम चल रहे हैं इसका एथनिक कॉम्पोजिशन जानने के लिए। एथनिक कॉम्पोजिशन क्या होता है बेटा जी, कि वहां की कौन कौन से लैंग्वेज ग्रुप रह रहे हैं। ठीक है, कि वहां पे कौन कौन सी हमारी कास्ट ग्रुप, लैंग्वेज ग्रुप, रिलीजन। हालांकि आपको बेल्जियम में सिर्फ लैंग्वेज ग्रुप के बारे में बताया जाएगा आपको यहाँ पे, और कास्ट सिस्टम तो वैसे भी सिर्फ इंडिया में है, तो इसलिए हमें जो बताया जाएगा यहाँ पे वो लैंग्वेज के बारे में बताया जाएगा। ओके, देखो बेटा बेल्जियम में ना दो मेन लैंग्वेजेस रहती हैं, एक है हमारी फ्रेंच और एक है डच। बेल्जियम में दो लैंग्वेज ग्रुप के मेन लोग रहते हैं, फ्रेंच एंड डच। ओके, एक और छोटा सा ग्रुप है जो रहता है वहां पे जर्मन का। सबसे जो मेजोरिटी, अब देखो यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ कंट्री की। ओके, ये देखिए बेल्जियम कंट्री की। ओके, इसमें जो रीजन है, यानी कि बच्चे समझना आप इस बात को, जो जगह है इन्होंने क्या कर रखा है, इसको दो भागों में बांट रखा है। यानी कि इन्होंने बेटा जी अपनी कंट्री को, जैसे इंडिया का आप मानते हैं हमारे इंडिया में क्या कर रखा है, नॉर्दर्न इंडिया एंड साउदर्न इंडिया बना रखा है इंडिया में, है ना। ऐसे ही समझ लीजिए इन्होंने भी फ्लैमिश और वेलोनिया दो इलाकों बांट रखे हैं। ठीक है, अब देखो जो फ्लैमिश एरिया है उसमें डच स्पीकर्स रहते हैं। फ्लैमिश कैसे याद करोगे, देखो क्रॉसिंग में चलेगा। फ्लैमिश में एफ एफ नहीं है, एफ डी है। ओके, वेलोनिया में फ्रेंच स्पीकर्स रहते हैं, फ्लैमिश में डच स्पीकर्स रहते हैं, वेलोनिया में फ्रेंच स्पीकर्स रहते हैं। सिंपल वे में याद करने में दिक्कत नहीं होगी बिल्कुल भी, अगर आराम से समझोगे इस बात को। कैसे कि तीन लैंग्वेज ग्रुप रहते हैं। ओके, बेसिकली तीन लैंग्वेज ग्रुप है, डच, फ्रेंच एंड जर्मन। ओके, सिंपल। अब फ्रेंच में पता है, फ्रांस की लैंग्वेज है। ओके, अब यहाँ पर समझना कि दो एरियाज है, जैसे कि हम नॉर्दर्न इंडिया साउदर्न इंडिया करते हैं ना बेटा, ऐसे फ्लैमिश और वेलोनिया वहां पे दो एरियाज है। ओके, फ्लैमिश में डच रहते हैं, वेलोनिया में फ्रेंच रहते हैं। ठीक है, जो डच है वो 59% है वहां पे। जो डच है वो बेटा जी हमारे लगभग 59% रह रहे हैं वहां पे, और जो फ्रेंच है वो 40% रह रहे हैं वहां पे। अब 1% कौन रह रहे हैं वहां पे, जर्मन रह रहे हैं जो 1% है, यानी 1%। ओके, ये तो हो गया इसका एथनिक कॉम्पोजिशन। जब भी आपसे एथनिक कॉम्पोजिशन के बारे में बात की जाएगी, आप वहां पे एक चीज को और याद रखोगे कि टेबल नहीं बनानी है आपने। ठीक है, एथनिक कॉम्पोजिशन में आप टेबल नहीं बना के आओगे, ये सिर्फ आपको इजिली लर्न करने के लिए इस तरीके से फॉर्म की गई है। आप वहां पे स्टेटमेंट फॉर्म में लिखोगे, और क्वेश्चन आता है बोर्ड में, आया हुआ भी है। ओके, चलिए, अभी आपकी बेल्जियम का एथनिक कॉम्पोजिशन खत्म नहीं हुआ। आपको इस बात को समझना है कि आपका बेटा जी बेल्जियम का एथनिक कॉम्पोजिशन अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल्स। बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल्स, जैसे कि हमें इंडिया की कैपिटल पता है, आप सबको पता है बेटा। अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, सोशल साइंस के स्टूडेंट आपको पता भी होनी चाहिए। इसी तरीके से ब्रुसेल्स की कैपिटल क्या, सॉरी बेल्जियम की कैपिटल क्या है, ब्रुसेल्स है। ओके, अब ब्रुसेल्स का एथनिक कॉम्पोजिशन थोड़ा सा अलग है। ठीक है, देखो यहाँ पर जो ब्रुसेल्स कैपिटल है, सिर्फ हम कैपिटल की बात कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ ब्रुसेल की बेल्जियम की कैपिटल की बात कर रहे हैं। वहां पर स्पीकर और डच स्पीकर मेनली रहते हैं, दो लैंग्वेज ग्रुप वही वाले यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर 80% फ्रेंच रहते हैं और डचेस रहते हैं 20%। अब आपने बेसिकली एक बहुत बड़ा डिफरेंस देखा होगा। क्या देखिए, आपने क्या डिफरेंस देखा, यहाँ पर कौन मेजोरिटी में है, डचेस। यहाँ पर कौन माइनॉरिटी में है, माइनॉरिटी में कौन है, फ्रेंच। ठीक है, अब देखोगे ये बात उल्टी हो जाएगी। यहाँ पर डच स्पीकर मेजोरिटी में थे, फ्रेंच स्पीकर माइनॉरिटी में थे। यहाँ पर फ्रेंच मेजोरिटी में हो जाएंगे और डच माइनॉरिटी में हो जाएंगे। अब ये हुआ कैसे, ये उसी तरीके से जैसे इंडिया में जो सिख कम्युनिटी है बेटा, विजिबल है आप सबको, ओके। हाँ, इंडिया में सिख कम्युनिटी क्या है बेटा जी, माइनॉरिटी में। लेकिन जब पंजाब की बात करो तो मेजोरिटी में है ना।
अगर पंजाब की बात करो उसी तरीके से जब बेल्जियम में देखा हमने तो भाई डच मेजोरिटी में थे, लेकिन जब कैपिटल में आए तो कौन हो गए मेजोरिटी में, फ्रेंच हो गए। ओके, ये था हमारा किसका बेटा जी, ये था हमारा बेल्जियम का एथनिक कॉम्पोजिशन। होपफुली आप सबको ये बात समझ में आई होगी। एथनिक कॉम्पोजिशन हमारा इसका कंप्लीट हुआ। अब आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताया जाएगा कि हमारे अब हम बेटा जी थोड़ा सा और जानते हैं आगे बेल्जियम के बारे में। ठीक है, देखो बेटा अभी तो आपको सिर्फ ये बताया कि वहां की एथनिक कॉम्पोजिशन क्या था, वहां की ज्योग्राफिकल कंडीशन क्या थी। अब देखो क्या हुआ वहां पर कि जो बेल्जियम था हमारा, बेल्जियम में क्या हुआ, वहां पे फ्रेंच और डच रहते थे। जो मेन दिक्कत आई वो बेल्जियम में तो नहीं आई पूरे में, लेकिन एक इलाका था ब्रुसेल्स का जहां पे 80-20 का डिफरेंस था, डिफरेंस वहां पे ज्यादा था ना, तो मेन जो प्रॉब्लम आई वो वहां पे आई 1950s के बाद ही वहां पे स्टार्ट हो गई प्रॉब्लम आनी। ठीक है, डिमांड, एक दूसरे के साथ लड़ाई, ये सब चीजें थोड़ा बहुत वहां पे देखने के लिए मिली। अब बेटा क्या हुआ कि एक्चुअल में ना जो फ्रेंच थे ना कंट्री में, वो शुरू से ही सारी की सारी, बेशक वो कंट्री में मनौर थे, लेकिन क्या था, आपके एनसीईआरटी में लैंग्वेज में भी लिखा होगा फ्रेंच माइनॉरिटी, 1 मार्क क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, ये देख लीजिए, द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी। ठीक है, रिलेटिवली रिच। ठीक है, बेशक वो कंट्री में माइनॉर थे, लेकिन वो क्या थे, रिच थे। आ रही है बात समझ में? ठीक है बेटा, वो रिच थे क्योंकि डचेस को ना बहुत समय तक पढ़ाई लिखाई नहीं करने दी गई थी, उनको पीछे रखा गया था, तो इसी वजह से कहीं ना कहीं उनके मन में अपने आप को अलग मानने या फिर अपने आप को सप्रेस्ड मानने की फीलिंग आ चुकी। आ रही है बात समझ में बेटा? अब हम चैप्टर में आगे देखेंगे, पहले मैं आपको श्रीलंका का सेम ज्योग्राफिकल एथनिक कॉम्बिनेशन बताऊंगी, उसके बाद हम देखेंगे कि एक्चुअल में बेल्जियम ने अपनी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया और श्रीलंका ने कैसे सॉल्व किया। उसी सॉल्व करने के तरीके में जो डिफरेंस आया, उसी से कोई कंट्री अच्छी और बेकार बन जाती है। बेकार मींस दैट उसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा। ठीक है बेटा, क्योंकि आपके सामने भी हमेशा लाइफ में दो तरह के लोग होते हैं, एक समझदार लोग कहलाते हैं जो हर चीज को एकोमोडेट कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो सिचुएशन को समझ नहीं पाते हैं और हमेशा गलती कर देते हैं, इसका रिजल्ट भी बेकार। अब करते हैं श्रीलंका का ज्योग्राफिकल कॉम्पोजिशन सेम। अब मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है कि श्रीलंका के ज्योग्राफिकल कंडीशन का क्या मतलब है, क्योंकि ऑलरेडी बेटा जी हम बात कर चुके हैं ज्योग्राफिकल कंडीशन किसे कहते हैं। ठीक है, सिंपल, वही पॉपुलेशन ले लेंगे, एरिया ले लेंगे और नेबरिंग कंट्री वगैरह ले लेंगे। हमें पता है श्रीलंका इंडिया का साउदर्न नेबरिंग कंट्री है, हम सबको पता है। ठीक है बेटा, और यहाँ पे तमिलनाडु को उसके पास में पड़ेगा श्रीलंका, हम सबको पता है। साथ में बेटा जी एक आइलैंड कंट्री है, आइलैंड किसे कहते हैं, जिसके चारों ओर क्या हो, पानी हो। और पेनिसुलर क्या होता है, जिसके तीन ओर पानी हो वो पेनिसुलर होता है, और इसके चारों ओर पानी हो वो हमारा, वो क्या कहलाता है, आइलैंड कहलाता है। ओके, just a few kilometers off the southern coast of Tamil Nadu. It has about 2 crore population. याद रखना बेटा, बेल्जियम की पॉपुलेशन हमने हाफ पढ़ी है हरियाणा की, और श्रीलंका की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट इक्वल टू हरियाणा। ठीक है, ऐसे याद करने में आपको इजी रहेगा, वहां पे 1 करोड़ पड़ा, यहाँ पे हम 2 करोड़ पढ़ रहे हैं। ओके, चलिए अब देखो बेटा यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे भी दो कम्युनिटीज रह रही थी जिसको हमने अभी जाना, यहाँ पे भी अब हम पढ़ने जा रहे हैं। बेसिकली दो कम्युनिटीज मेन रह रही थी। ठीक है, एक है लैंग्वेज ग्रुप सिनलास का और एक है लैंग्वेज ग्रुप तमिल्स का, इस चीज को याद रखना। ठीक है, अब देखो बेटा एक चीज और है कि यहाँ पर ना जो सिनलास थे, ठीक है, वो मेजॉरिटी में थे और जो तमिल्स थे वो माइनॉर थे। ओके, देखिए बच्चे एक चीज आपको यहाँ पे थोड़ी डिफरेंट मिलेगी कि लैंग्वेज है, रीजन है, परसेंटेज है, बट यहाँ पे रिलीजन भी मेंशन किया गया है। ठीक है, जो श्रीलंका है वहां पे रिलीजन भी मेंशन किया गया, थोड़ा सा ट्रिकी लग सकता है, बट समझोगे तो, अगर टेबल फॉर्म में समझोगे तो आपको इजीली लर्न हो जाएगा। ओके, देखो जो सिनला स्पीकर थे वो मेजॉरिटी में थे। ठीक है, यहाँ पर अबाउट 74% बुद्धिस्ट रह रहे थे। ठीक है, जो ऑलमोस्ट पूरी कंट्री में थे। ठीक है, जो हर कंट्री के श्रीलंका के पूरे पार्ट में फैले हुए हैं, कौन, सिनला स्पीकर्स, उनकी लैंग्वेज क्या थी, सिनला। कितने परसेंट रह रहे थे, 74%। और बेटा जी उनका धर्म क्या था, बुद्धिस्ट। ठीक है, श्रीलंका में रहने वाले सिनलीज मेजॉरिटी में थे, उनका धर्म कौन सा था, बुद्धिस्ट। तमिल स्पीकर नॉर्थ ईस्ट में बेसिकली रह रहे हैं। अब आप इस चीज को याद कर लेना, नॉर्थ ईस्ट, आपको पता है ना, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ओके, और ये रह रहे 18%। ठीक है, इनका जो रिलीजन है वो हिंदू और मुस्लिम। अब इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि कुछ हिंदू भी तमिल बोलते हैं और कुछ मुस्लिम भी तमिल बोलते हैं। क्लियर है? अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ में कि कुछ तमिल एंड जो हमारे सिमिलर स्पीकर है, ऐसे क्रिश्चियंस है जो 7% है। अब इसे उल्टा करके भी पढ़ सकते हो,
ऐसे कुछ वहां पे क्रिश्चियंस रह रहे हैं जो 7% है, लेकिन क्रिश्चियंस कुछ तमिल भी बोलते हैं, कुछ सिंगला भी। ओके, ठीक है बेटा। इसी के साथ ही हमें क्या पता चला कि यहाँ पे जो मेजोरिटी ग्रुप है वो किसका है, सिंलास का, और जो माइनॉरिटी ग्रुप है वो किसका है, तमिल का। ओके बेटा, अब देख लीजिए, अब यहाँ पे आपको बताया हुआ अलोंग तमिल्स आर टू सब ग्रुप्स, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो ठीक है, एक थे हमारे, एक थे बेटा श्रीलंकन तमिल, ओके, एक थे इंडियन तमिल्स, ओके, ठीक है। श्रीलंकन तमिल किन्हें कहा गया, ऐसे लोग जो वही श्रीलंका में पैदा हुए थे, ऐसे तमिल जो श्रीलंका में ही पैदा हुए थे, श्रीलंकन तमिल के लिए सिंपल। फिर इंडियन तमिल कौन थे, ये इंडिया का नाम कहां से आ गया श्रीलंका के साथ में, देखिए बेटा, जो श्रीलंका इंडियन तमिल से उनको ना ब्रिटिशर्स ले गए थे श्रीलंका प्लांटेशन वर्क के लिए। देखो क्या हुआ था, ब्रिटिशर्स ने भी श्रीलंका पे कब्जा किया, ओके। तो उन्होंने क्या करा था, इंडिया से उठा उठा के, क्योंकि ऑब्वियसली बात है श्रीलंका साउदर्न कोस्ट के पास था, तो उड़ा उड़ा के इंडिया के लोगों को ले गए श्रीलंका प्लांटेशन वर्क कराने के लिए, ठीक है। तो क्या हुआ भाई, उनके फोर फादर्स वगैरह वहां पे थे, ठीक है, वो अब उनके बच्चे वहीं पे बसते चले गए श्रीलंका में, तो इस तरीके से वो लोग कहलाए श्रीलंकन तमिल, सॉरी इंडियन तमिल कहलाए, ठीक है। तो इंडियन तमिल में बेटा जी आपका श्रीलंकन तमिल हो गए और इंडियन तमिल हो गए, दो तरह के तमिल हो गए, ठीक है। आ रही है बात समझ में। अब जो है बेटा जी हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने देखा कि जो इंडियन तमिल्स है और जो श्रीलंकन तमिल्स है वो दोनों वहां पे रह रहे थे, ठीक है। हमने ऑल ओवर बेल्जियम का एथनिक कॉम्पोजिशन देख लिया और बेल्जियम का ज्योग्राफिकल कंडीशन देख लिया, हमने श्रीलंका का ज्योग्राफिकल कंडीशन भी देख लिया और एथनिक कॉम्पोजिशन भी देख लिया। अब हमारा जो टॉपिक है वो ज्योग्राफिकल को टच करेंगे बट एथनिक को कंक्लूड करेंगे हम देखेंगे अब यहाँ पर सबसे पहले कि प्रॉब्लम तो बेल्जियम के साथ भी थी भाई, अलग अलग ग्रुप्स रह रहे हैं, ठीक है, कई बार उनके बीच में कोऑर्डिनेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमने ये देखा कि श्रीलंका में भी प्रॉब्लम थी भाई, वहां पे भी अलग अलग ग्रुप्स रह रहे थे। अब हमारा चैप्टर इस बेसिस पर है कि सिचुएशन दोनों के सामने मुश्किल थी, लेकिन अब देखेंगे कि एक्चुअल में किसने क्या स्टेप लिया, क्योंकि स्टेप लेने से ही वो समझदार या फिर क्या हुआ, कंट्री में रिजल्ट डिपेंड करता है कि समझदारी वाला निकला या फिर, समझ गए ना बेटा। चलिए, मैजिटरिज्म इन श्रीलंका, ओके। अब मेजोरिटिज्म का मतलब क्या होता है, पहले तो आपको मीनिंग पता होना चाहिए बेटा, मेजोरिटिज्म का मीनिंग क्या होता है, ओके। हाँ देखिए, मेजोरिटिज्म मेजोरिटी वर्ड से बना है, जिसका मतलब होता है अगर एक कम्युनिटी किसी माइनॉर, जो मेजोरिटी कम्युनिटी है, मेजोरिटी का मतलब वहां पे रिलीजन के बेसिस पे मेजोरिटी हो सकती है, आपकी कास्ट के बेसिस पे मेजोरिटी हो सकती है, आपके लैंग्वेज के बेसिस पे मेजोरिटी हो सकती है, ठीक है। तो जब एक मेजोरिटी ग्रुप किसी माइनॉरिटी ग्रुप को सप्रेस करता है या उसकी नीड्स को सप्रेस करता है तो मेजोरिटरिज्म होता है, वो सिस्टम मेजोरिटरिज्म कहलाता है, क्लियर है। अब क्या हुआ श्रीलंका में, उन्होंने 48 में आजाद हुए श्रीलंका वाले, वहां पे सिनलाज ने अपना कंट्रोल कर लिया, हालांकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी थी, इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, ठीक है। अब इलेक्टेड गवर्नमेंट बन गई वहां पे 48 में, सिनलाज ने वहां पे कंट्रोल कर लिया। अब यही होता है कि जिसने नेशनल मूवमेंट वगैरह में थोड़ा बहुत पार्टिसिपेट किया होता है किसी पार्टी ने, तो हिस्ट्री में हम देखते आ रहे हैं हमेशा से वो पार्टी कंट्रोल कर लेती है एक तरीके से, चाहे डेमोक्रेटिक हो चाहे नॉन डेमोक्रेटिक तरीके से हो। हुआ यही 1956 में इन्होंने एक एक्ट पास किया जिसमें कहा गया टू रिकॉग्नाइज कन्नड़ा एज दी ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। ये जो वर्ड था बेटा ओनली, यही मेन सिविल वॉर का कॉज बना, ठीक है। मतलब सिर्फ ऑफिशियल लैंग्वेज, एक लैंग्वेज रखी गई, इन्होंने अपनी सिनला को बना दिया। अब दिक्कत थी, सिंपल सी बात है बेटा, एक को राइट दे दिए, एक को राइट ही नहीं दिए थे। अब इन्होंने 56 में, आपको ये याद करना है क्योंकि 1 मार्क यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा, इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताती चलूंगी सब टॉपिक्स में कि कहां कहां पे क्वेश्चंस आए हुए हैं और कहां कहां के 1 1 मार्क के क्वेश्चन आते हैं। बस अपने आप पे हमें कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है और बस स्टोरी की तरह समझते जाना है, दिक्कत बिल्कुल नहीं लगेगी। एक बार समझो ध्यान से और एक बार आप क्या करो, एक बार उसको खुद से पढ़ो, बस लर्न, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है हमको, ठीक है। कुछ नहीं है हमको, अगर हम स्टोरी की तरह पढ़ेंगे तो डेट्स भी इजिली लर्न हो जाएंगे हमें और टॉपिक भी इजिली लर्न हो जाएगा। अब नन ऑफ द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज लेड बाय द बुद्धिस्ट सिमला, तो आप बच्चे याद रखना, ये वाला आंसर लिखोगे जो मैंने अभी आपको पढ़ा, क्योंकि ऑब्वियसली पूछ रहे हैं कि क्यों फीलिंग आई, तो आप स्टेप लिखोगे ना जो श्रीलंकन तमिल ने लिए थे इसकी
सॉरी, जो सिनलाज ने स्टेप लिए थे उसकी वजह से फीलिंग ऑफ एलिनेशन आई तमिल्स के मन में। ठीक है बेटा, अब फीलिंग ऑफ एलिनेशन आ गई उनके मन में। हाँ जी, अब देखिए बेटा, अब none of the major political parties led by the Buddhist Simla leaders were sensitive to their language and culture। अब उन्हें लगने लगा भाई यहाँ की तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी लीडर हमारी लैंग्वेज को सीरियस ही नहीं ले रहा, हमारे कल्चर को सीरियस नहीं ले रहा। ठीक है, साथ में the constitution and government policies denied them equal political rights, discriminated against them in getting jobs and opportunities। ना ही हमें ये जॉब्स दे रहे हैं, ना हमारे रिलीजन को, हमारी कास्ट सॉरी हमारे रिलीजन को, हमारी लैंग्वेज को राइट्स दे रहे हैं, कोई पॉलिटिकल राइट नहीं दे रहे हैं, और साथ में हमारे जितने भी इंटरेस्ट है उन्हें क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। अब बेटा जी इसी के लिए उन्होंने कुछ अपनी कुछ डिमांड्स रखी। किसने? तमिल्स ने कहा कि तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। पहली बात तो ये कि तमिल को क्या बना, ऑफिशियल लैंग्वेज। आपने सिर्फ किसको बना दिया बताइए, सिनलास को। ठीक है, रीजनल ऑटोनॉमी चाहिए। हमारा जो एरिया मैंने आपको अभी बताया था कौन सा एरिया था, नॉर्थ ईस्ट का एरिया, वहां पे हमें ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए। ऑटोनॉमी मतलब होता है स्वायत्तता, यानी हमें हमारा इलाके में एक पोजीशन मिलनी चाहिए, हमारे लोगों का एरिया होना चाहिए ये वाला। इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी इन सिक्योर एजुकेशन ऑन जॉब। आपने एजुकेशन, जब हमारे कंट्री में एजुकेशन नहीं मिलेगी, जॉब नहीं मिलेगी, तो कंट्री कैसे है हमारी। ठीक है, ये सब चलता रहा, लेकिन बेटा जी क्या हुआ, लगातार सिमला गवर्नमेंट जो है इनकी नीड्स को मानने के लिए मना करती गई। इन्होंने अपना एक स्टेट अलग बनाने की बात करी तमिल इलम करके, लेकिन वो भी मना कर दिया गया। लास्ट में कुछ बेटा जी ऐसा हुआ जिसकी शायद उम्मीद नहीं की जा सकती थी, वहां पर हो गई सिविल वॉर। सिविल वॉर किसे कहा जाएगा, जब गवर्नमेंट के अगेंस्ट वहां की कम्युनिटी उठ के लड़ाई लड़ने लगे, इट इज कॉल्ड सिविल वॉर। सिविल वॉर को हिंदी में कहते हैं गृह युद्ध। गृह का मतलब है देश, एक देश के अंदर जब लड़ाई हो जाए इट इज कॉल्ड सिविल। ओके, तो सिविल वॉर हो गई। इसकी वजह से बेटा क्या हुआ, वहां पे सिन्नाज ने तमिल्स को मारा, तमिल्स ने सिन्नाज को मारा, और बहुत सारे जो शरणार्थी थे, शरणार्थी मतलब रिफ्यूजीज थे, वो इंडिया में आए। आ रही है बात समझ में बेटा। ये देखो जरा पावर को शेयर करने का ना करने का रिजल्ट क्या निकला, कि वहां पे सिविल वॉर होगी। नुकसान किसका हुआ, दोनों कम्युनिटीज को हुआ। क्योंकि बेटा जी पावर शेयरिंग का एक ये भी रूल होता है कि अगर तुमने पावर शेयर नहीं करी तो सिर्फ मेजोरिटी नहीं, माइनॉरिटी को तो नुकसान पहुंचेगा, साथ में मेजोरिटी को भी नुकसान पहुंचेगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि श्रीलंका तो शायद इस चीज को समझ नहीं पाया, लेकिन बेल्जियम ने क्या समझा या नहीं समझा। श्रीलंका ने मेजोरिटिज्म अपनाया तो बेल्जियम ने क्या अपनाया। बेल्जियम में सिविल वॉर शायद नहीं हुई हो, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में Follow and subscribe us for more.